जल्दी करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, आराम से देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे और लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लूँगा और आराम से सारी चीज़ें बता दूँगा। पूरा पाठ, पूरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगी। धातुओं के रासायनिक गुण धर्म में, इधर देखो मैं एक लाइन खींचता हूँ, एक तरफ तो रासायनिक गुण धर्म और एक तरफ है भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण धर्म। अब भौतिक गुण धर्म में आपको पता है कि हमने क्या क्या चीजें देखी। भौतिक गुण धर्म में आपने धातु की कठोरता देखी, धातु की चमक देखी, धातु की तन्यता देखी, तन्यता, और आघात वर्धनीयता देखी, आघात वर्धनीयता कि इसकी चादर बनाई जा सकती है। ये सारी चीजें आपने देखी ना। और धातु की अवस्था या रूप देखा आपने। अवस्था रूप में आपने क्या देखा कि धातुएं ज्यादातर ठोस होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसी है जैसे पारा है, कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है, कमरे के तापमान पर द्रव है। कुछ धातुएं आपने ऐसी देखी जिनको हथेली पर रखते ही क्या हो जाती है, पिघल जाती है, हथेली पर रखते ही उड़ जाएगी ऊपर। ऐसी कौन कौन सी थी, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं थी। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर कर ली। और रासायनिक गुण धर्म में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, दहन। ध्यान से समझो इस बात को, दहन यानी ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया करवाई थी। कौन कौन सी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई थी, सोडियम की करवाई थी, पोटेशियम की करवाई थी हमने, और कैल्शियम की करवाई, मैग्नीशियम की करवाई, एल्यूमिनियम की दहन हमने नहीं किया था। ठीक है, ये हमने लिया था। और अगर मैग्नीशियम का दहन करना भी चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि पहले पाठ में जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें आपने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था ना। मैग्नीशियम रिबन का दहन आपको बिल्कुल साफ और सही दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपने दहन में की। ठीक है, लेकिन दहन के अंदर इस धातु से कुछ बातें सामने आई। इससे क्या सामने आई कि इसका दहन किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इस उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये था कि ये अम्ल से और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है। अम्ल से और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद में लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। ये सारी बातें दहन के अंदर ही हमने एल्यूमिनियम की ये बातें हमने देखी थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये जो सोडियम धातु है और ये जो पोटेशियम धातु है, इन दोनों धातुओं के जो ऑक्साइड हैं ये क्षार का निर्माण करते हैं। किसका? क्षार का निर्माण। क्षार का निर्माण करते हैं ये दोनों। ठीक है बच्चों, ये बातें हमने इसमें देख ली थी। कैसे? अगर हमने इस धातु का ऑक्साइड लिया Na2O लिया, या हमने इसका लिया K2O का, और इन दोनों को हमने जल के साथ में अभिक्रिया करवाई। इन दोनों के किसके साथ में अभिक्रिया? जल के साथ में। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों जल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्षार का निर्माण करते हैं। और इन दोनों की धातु ऑक्साइड की जो अभिक्रिया है हमने अम्ल और क्षार दोनों के साथ में करवाई तो लवण और जल बना। ये तो हो गया था 1 नंबर बात। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहली बात ये हो गई थी कि धातुओं का जब दहन करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। आया इतना समझ में? नहीं बोलोगे? दहन आपका क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से, तीनों बातें दहन में आ गई। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर नंबर 2 आपने क्या किया था? नंबर 2 बात आपने दहन, यानी दहन का मतलब क्या हुआ? आपने इसको जला करके देखा, धातु को जला करके देखा ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। और फिर दूसरा काम आपने क्या किया?
जल के साथ आपने धातु की अभिक्रिया करवाई, धातु की अभिक्रिया आपने करवाई जल के साथ, जल के साथ। कौन कौन सी धातु की अभिक्रिया आपने जल से करवाई थी? इसकी और इसकी, सोडियम की और पोटेशियम की अभिक्रिया आपने करवाई। और ये क्या करते हैं? बहुत तेजी के साथ में अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ये हमने देखा था। क्या देखा था? कि जब जल के साथ में कोई भी धातु अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी हो रहा है और धातु ऑक्साइड का निर्माण भी हो रहा है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। इन दोनों के अलावा, यानी ये दोनों तो हाइड्रोजन गैस भी दे रही है प्लस ऊष्मीय ऊर्जा दे रही है, ऊष्मीय ऊर्जा दे रही है। इतनी बात आप समझो आराम से। इसके अलावा हमने कैल्शियम की अभिक्रिया करवाई ठंडे जल से, जो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं दे रहा, बस हाइड्रोजन गैस तो दे रहा है और जल की सतह पर तैरने लग गया। क्यों तैरने लग गया? कि जब कैल्शियम की क्रिया जल के साथ में करवाई हमने तो कैल्शियम जल की सतह पर इसलिए तैरने लगा कि जो हाइड्रोजन के बुलबुले बने वो इसकी सतह से चिपक गए और उन्होंने क्या काम किया? इसको जल की सतह पर क्या कर दिया? तैरना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, ये तैरने लगा। लेकिन मैग्नीशियम जो था वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, वो तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ये बात भी हमने देख ली। और ये भी जल की सतह पर तैरने लगता है, ये भी जल की सतह पर तैरने लगता है। इतनी बात हमने देख ली थी। और फिर हमने ये दो धातु देखी थी, एक तो एल्यूमिनियम और एक अफ़ी यानी लोहा। ये दो ऐसी धातु है जो दोनों गर्म जल से अभिक्रिया करती है, भाप के साथ में अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका? धातु ऑक्साइड का निर्माण। ये जो धातु है बच्चों, ये जो चार धातुएं हैं, ये चार, ये तो क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। और ये दो धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और ये दो धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है। ये दो बातें हमारी हो गई थी रासायनिक गुणधर्म में। ठीक है। और नंबर 3, इसके बाद में हमने क्या किया था? धातु की अभिक्रिया जल से करवा ली और दहन भी कर दिया। अब हमने अभिक्रिया करवाई किसके साथ? अम्ल के साथ, अम्ल के साथ। और जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ था? करके देख लो ना, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, करके देख लो। अम्ल ले लो कोई भी, आपने ले लिया जैसे HCl प्लस इधर ले लिया Na और आपने अभिक्रिया करवाई तो देखो NaCl क्या बना? NaCl प्लस H2 बना। तो यहाँ पे ये 2 ले लो तो ये भी 2 बनेगा ना, क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो क्या बना है? लवण बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, सीधी बात। ठीक है, यानी H2 देती है। लेकिन बच्चों एक अम्ल ऐसा है जिसका नाम क्या है? HNO3। ये एक अम्ल ऐसा है बच्चों कि इसके साथ में कोई भी धातु अभिक्रिया करती है तो वो जल बनाती है, न कि वो हाइड्रोजन गैस देती है। क्यों? क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये उसको ऑक्सीजन दे देता है, जिसे H2 के साथ में जब ऑक्सीजन जाएगी तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। आया समझ में? इस तरह से हमने मुख्य बातें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में क्या सीखी है कि यदि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाए, दहन किया जाए, तब तो धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। दूसरा रासायनिक गुणधर्म हमने क्या देखा कि जब धातु की क्रिया जल के साथ हो रही है तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है। और फिर हमने जल के साथ में एक चीज़ और भी देखी कि जल के साथ में
कुछ धातुएं ऐसी है जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जब अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी देती है। और एल्यूमिनियम और फेरम ऐसी धातु है जो धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अगर ये समझने में नहीं आ रहा आपके तो ये 1 सेकंड लगेगी, मैं समझा भी देता हूँ। जैसे आपने एल्यूमिनियम ली, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ में आपने जल ले लिया, और जल ले लिया तो क्या बना? ये बना, देखो Al2O3 प्लस H2, ये बना, धातु ऑक्साइड बना है और जल बना है। अब आपको पता है, संतुलित कर देते हैं इसको। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे 3 लगाओ, और ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ। ऊपर अलमारी है ना मेरी, सामने वो राजेश वाली, उसके ऊपर पड़ी है चाबी। आ गया समझ में बेटा? इस तरह से ये देखो, जल के साथ जब अभिक्रिया करती है कोई भी धातु तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इतनी बात तुम्हारे क्लियर हो गई ना? इसके बाद में 4 नंबर बात हमने क्या की? 4 नंबर, चौथा नंबर हमने रासायनिक गुणधर्म में क्या किया? जो अब करेंगे, कर लिया है, अब करेंगे। और ये जो मैंने बता दिया ना, HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन दे देता है जिससे जल बन जाता है। लेकिन एक धातु है, एक धातु है, एक धातु है, वो कौन है? वो कौन है? वो मैग्नीशियम है। वो कौन है? मैग्नीशियम है, जो बिल्कुल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देती है। वो कौन है? मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम है। मजे ले लेके पढ़ो इसे आराम से, ठीक है ना? तो बच्चों, ये इतनी बातें हमारी हो गई, ये बिल्कुल तुम्हारे माइंड में छप जाएगी, आप टेंशन मत करो। इसका हम एक चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद में क्या है? इन सारी बातों के बाद में अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई, लेकिन अब है कि धातु लवण के साथ में, और धातु की अभिक्रिया कैसे होती है? देखो, धातु लवण का मतलब क्या है? यानी 4 नंबर बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 नंबर क्या है? धातु लवण विलयन। लवण विलयन, लवण विलयन का मतलब क्या है बच्चों? देखो, एक धातु है जैसे कॉपर है, जैसे अफीफेरम है, ये धातु है ना। इन धातुओं का लवण विलयन, जैसे SO4 हो गया, SO4 हो गया, ठीक है? ये लवण विलयन हो गया। धातु का क्या हो गया? लवण विलयन। लवण विलयन से धातु अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो सिंपल सी बात याद रखो, देखो क्या कि अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देती है। उसके विलयन से हटा देती है। हटा देने का मतलब विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये बात आप याद रखो। अब इसके लिए एक प्रयोग है हमारी किताब में। क्या है कि एक प्रश्नावली है बच्चों हमारे पास, ये देखो, ये प्रश्नावली है, और इस प्रश्नावली में कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग का होता है। ये देखो, नीला विलयन है, जैसा है वैसा ही बना दिया हमने, ठीक है ना? ये क्या है? किसका विलयन है? CuSO4, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है, नीला रंग है इसका, ठीक है? अब जैसे ही हम इसमें लोहे की कील डालता हूं, मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूं? ये धागे से इसको लटका के ये लोहे की कील डाल दी। लोहे की कील डालते ही कॉपर तो क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। कॉपर तो विस्थापित हो जाता है, और ये नीला विलयन भूरा हो जाता है। कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। अब भूरा कैसे बनाऊं भाई? भूरा तो मेरे पास
मार्कर है नहीं, ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, लाल। इसका रंग बदल गया, नीले से ये भूरा हो गया, भूरा, ठीक है। तो लोहा धातु ने क्या किया है, जो अफी यानी फेरम लोहा है, उसने क्या किया है, ये कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 जो था, इसके अंदर से क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद ले ली इसने, ठीक है। ये देखो, तो ये पहले पाठ में हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था ना। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर ये पूरी बात हमने पढ़ी थी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है, उसके विलयन से क्या करती है, हटा देती है। इसी तरह से मान लो अगर हम ये विलयन है, भूरा विलयन है किसका, लोहे का, अब ये FeSO4 है, FeSO4 हो गया ये A के अंदर तो CuSO4 था, लोहे की कील डाली और ये क्या हो गया, FeSO4 हो गया B के अंदर। अब बच्चों इसके अंदर डाल दूं मैं जस्ता यानी जडन डाल दूं जिंक, तो ये भूरे से इसका रंग बदल देगा, जस्ता अलग रंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी तब ये विलयन क्या हो जाएगा, Zn-SO4, ठीक है, Zn-SO4 हो जाएगा ये विलयन। C के अंदर अब अलग ही विलयन है। अब किताब के अंदर डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 50 पर, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रियाशीलता का ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ये डायग्राम आता है एग्जाम में, ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, तो इसको आप मत छोड़ना और मत भूलना, ये पक्का आता है एग्जाम में, ये डायग्राम जो है एग्जाम में आता है, इसको मत भूलना। अब बच्चों ये सारी बातें हो गई रासायनिक गुणधर्म की, रासायनिक गुणधर्म ये हो गई सारी, क्या क्या हो गए कि धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है, ये एक रासायनिक गुणधर्म हो गया। ये भी रासायनिक गुणधर्म हो गया कि जब धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये एक नंबर रासायनिक गुणधर्म है। दूसरा क्या है कि जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब भी हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन एक अपवाद है HNO3 अम्ल, वो प्रबल ऑक्सीकारक है, उसके साथ में कोई भी धातु अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन नहीं बनाएगी बल्कि क्या बनाएगी, जल बनाएगी। लेकिन एक मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो तन्नु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करेगी और करने के बाद में क्या बनाएगी, जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस ही देगी। लेकिन अम्ल कैसा होगा, बिल्कुल तन्नु HNO3। तन्नु HNO3 का मतलब अम्ल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। प्रबल का मतलब है जिसमें जल की मिलावट नहीं है, हाइड्रोजन आयन प्रति इकाई क्या है, अधिक है, यानी हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है हाइड्रोजन आयन, या मैं यूं कहूं कि उसमें जल की मिलावट नहीं है, वो प्योर अम्ल है, समझ गए। अब एक तो दूध होता है प्योर, भैंस का दूध लाते हो आप, अब वो बिल्कुल प्योर है, प्योर है, उसमें किसी भी तरह जल की मिलावट नहीं है, फैट ज़्यादा है, वो प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है, जिसके अंदर जल की मात्रा हो। और दुर्बल अम्ल बनाते कैसे हैं, मतलब तन्नु अम्ल हम बनाते कैसे हैं बच्चों, कि जैसे एक प्रखनली ले ली और उस प्रखनली में हमने पहले जल ले लिया, ठीक है, पहले क्या लिया, जल, और जल के अंदर अम्ल की बूंदें मिलाते हैं, एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, चौथी बूंद, इस तरह से वो अम्ल क्या हो जाएगा, तन्नु अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। उस तन्नु HNO3 के साथ में जब हम मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। लेकिन अब पक्का याद रखो, कुछ धातुएं हैं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं जो जल से, अम्ल से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि इनको गलाने के लिए हम एक्वा रेजिया काम में लेते हैं।
और एक्वारेजिया क्या है? HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण है एक्वारेजिया। समझ गए? जो भभकता हुआ द्रव है, भभकता हुआ द्रव है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखो कि लंबे टाइम जब पानी के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में जब चांदी धातु रहती है तो चांदी की सतह काली हो जाती है, उसको संक्षारण बोलते हैं। अब इसके बाद में देखो, इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हुई है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, सक्रियता श्रेणी। क्या है? सक्रियता श्रेणी। आराम से सीखोगे, भागोगे नहीं, तब तो देखो फायदा है। और भागते अगर हासिल करना चाहोगे, किसी चीज को सीखना चाहोगे, तो वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं सीख पाओगे। शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी पढ़ाई जो है आपके समझ में आएगी, स्टडी समझ में आएगी। और मेरे पास कोई तावीज़ नहीं है कि मैं आपके गले में पहना दूं और सारा कुछ याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा मंत्र हो कि वो मैं पानी में घोल करके आपको पिला दूं और सारी चीज़ें आप सीख जाओ, ऐसा नहीं है। बच्चों, हमने सोडियम की अभिक्रिया करवाई जल के साथ, करवाई ना? क्या हुआ? सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित हुई, ठीक है, मतलब आग लग गई, ये मान लो। लेकिन जब हमने कैल्शियम की अभिक्रिया करवाई जल के साथ तो हाइड्रोजन गैस तो बनी और धातु हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हुई। समझ गए इस बात को? इसी तरह से जब हमने दहन किया तो जैसे एल्युमिनियम का दहन किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ, अब वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। लेकिन उसके बजाय कॉपर है तो वो ऐसा नहीं कर रहा, उससे उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण नहीं हो रहा। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बना रहा है पर हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? फिर एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसी का मैं जैसे टॉपिक मैंने करवाया ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट का आपके पास विलयन था, उसमें आपने लोहा डाला तो नीले से वो भूरा हो गया। नीले से क्या हो गया? भूरा हो गया वो, क्योंकि लोहा अधिक अभिक्रियाशील था, उसने कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया था। फिर आपने लोहे के अंदर, लोहे यानी फेरम सल्फेट में आपने जिंक डाला तो उसने फेरम को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की जो दर है वो अलग अलग है। एक और सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अम्ल के साथ में 3 धातुओं को हम अभिक्रिया करवाते हैं, 3 धातुओं की। अब तीनों धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है ना, तो अलग अलग समय लेती है। जैसे सोडियम की करवाओगे, पोटेशियम की करवाओगे तो वो तो सेकंडों का समय लेगी, लेकिन सोने की अभिक्रिया करवाओगे वो कई दिनों तक पड़ा रहेगा लेकिन अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुएं अलग अलग समय ले रही है, तो उनको हमने क्या किया, एक लाइन में रख दिया कि ये तो ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। अब सबसे ऊपर जो रखा है ना, निशानी क्या है? हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये जो धातुएं हैं ये तो अधिक अभिक्रियाशील है। और हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं वो क्या है? कम अभिक्रियाशील है। तो देखो, एक मैं सारणी बनाता हूँ, श्रेणी बनाता हूँ, जो आपको मैं याद भी करवा देता हूँ। श्रेणी क्या है? का ना, काम, आज, फेल है। का ना, काम, आज, फेल है,
किसका? कॉम सिगो, कॉम में यानी मरकरी, कॉम सिगो, सी यानी सिल्वर, एजी और एयू। पूरा दिख रहा है क्या नीचे तक? हाँ पूरा दिख रहा है, पूरा आपको दिख रहा है, सही दिख रहा है, पूरा सही दिख रहा है। एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये मैंने बनाया है, जैसा भी बना है मेरे से कोई बात नहीं है, हमें तो सीखना है। अब याद करने का एक मैंने ट्रिक बनाई है इसकी। देखो पोटेशियम को मैंने क्या बोला? का ना काम में यानी मैग्नीशियम, आज आज आ से एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये याद रखना आप। आज जिंक, फेल, फे ले, फे का मतलब फेरम, ले का मतलब लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, किसका? कॉम में का मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी, को का कॉपर हो गया, सी गो, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है। सी का मतलब सिल्वर और गो का मतलब गोल्ड हो गया, कॉम सी गो। अब बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर ये जो धातुएं हैं, इसमें ये जो धातुएं हैं ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील। ये जल से, अम्ल से, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। और ये नीचे वाली क्या है? ये कम क्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील है ये, ठीक है। और ये जो बीच वाली है ये क्या है? निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील है। अब एग्जाम में आ जाए कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का क्या करो? शोधन करो। निम्न अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील का ये ऐसे आ जाए तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य में आने वाली धातुएं, मध्य में आने वाली धातुएं कौन कौन सी है? सक्रियता श्रेणी के बीच में आने वाली धातुएं कौन कौन सी है? तो मैं लिख देता हूँ, जिंक है, फेरम है, और एक अन्य एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ नहीं है, वो है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज भी है। ये क्या है? मध्य में आने वाली, या लिख देता हूँ मैं, मध्य अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये। इसको हम करेंगे आगे। और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण अगर हम करेंगे तो वो किस किस का करेंगे? वो करेंगे कॉपर का और मरकरी का। नीचे आने वाली धातुओं का अगर निष्कर्षण करेंगे तो इन दो धातुओं का करेंगे, ठीक है, याद रखो इस बात को, इन दो धातुओं का करेंगे। और यदि सबसे ऊपर आने वाली धातु का अगर करें तो हम करेंगे सोडियम का। किसका करेंगे? सोडियम का करेंगे, जिसका क्या करना पड़ेगा? विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखता हूं मैं, आप सीधा बोलो, ऐसी सूची, ऐसी श्रेणी या सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप ये लिखो, सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया है, अवरोही क्रम में
रखा गया है, रखा गया है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाए सक्रियता श्रेणी बनाओ तो आपको ये बनानी है, ये सक्रियता श्रेणी आपको बनानी है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सक्रियता श्रेणी बनाओ तो आपको ये बनानी है कि वह सूची, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें, ये पूरा लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, कोमा लगा के, जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या है बच्चों? घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में अगर हम रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इतनी बात हो गई, ये आपकी याद भी हो गई। सक्रियता श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2015 में 17 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा भागूंगा नहीं, जल्दी करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अब देखो, धातुओं की क्रियाशीलता हमने दहन भी कर लिया, सारे काम कर लिए। 5वां नंबर हम क्या कर रहे हैं कि धातुओं की अधातुओं से अभिक्रियाशीलता, रासायनिक गुणधर्म तो चल रहे हैं। धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं से अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया, ये मान लो धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। अब धातु जब अधातु से अभिक्रिया करती है ना बच्चों, तो आयनिक यौगिक बनाती है। जब कोई भी धातु अधातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है, धातु कौन? जिस पर धन आवेश, अधातु कौन? जिस पर ऋण आवेश। ठीक है, तो देखो धातुएं धन आवेश, धन आवेश का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिख दिया Na प्लस Mg2 पॉजिटिव, ये क्या है? धातुएं हैं। अधातु है जैसे क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन इसके साथ में क्रिया करके अन्य Cl बनाती है, जो क्या है? आयनिक यौगिक है। आयन, आयनिक का मतलब आयन। अब आयन तो दो है ना, एक तो धन आवेश है, धनायन है, धनायन है, एक ऋण आयन है, ऋण आयन है। अब इन आयनों का क्या हुआ है? आदान प्रदान। आयनों का क्या हुआ है? स्थानांतरण बोलोगे, आदान प्रदान नहीं बोलोगे। और स्थानांतरण कैसे हुआ है? ये तो माइनस है, लेने वाले हैं, ये देने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। धातु से अधातु में, अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, कैसे स्थानांतरण हुआ बच्चों? ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यह आया हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आयनिक यौगिक है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। कैसे निर्माण, देखो आयनिक यौगिक सोडियम, ये रहा सोडियम, इस पर Na पॉजिटिव सूत्र होता है ना, सोडियम Na है, ठीक है। अब मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ये Na है, बस आपको प्लस और माइनस का आपको पता नहीं है, ठीक है, ओनली सोडियम है। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितनी है, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में इसके पास 1 है। क्यों है बच्चों, ये आता है 11 नंबर पर। सोडियम कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। तो परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और तीसरी कक्षा में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। अब ये सोडियम है ये सोडियम क्या करेगा बच्चों, देखो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, तब ये Na1 प्लस आ जाएगा इस पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 8। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ, ये माइनस करो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये Na बनेगा। मान गए, ये बात समझ में आ गई ना। अब ये बात हो गई, ठीक है, सोडियम की। अब क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्या है, Cl। अब ये तो क्या है, सोडियम धनायन है, सोडियम तो क्या है बच्चों, धनायन है। अब मैं बात करूं क्लोरीन की, अब ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन आपको नहीं पता इस पे माइनस है या प्लस है, आपको इतना पता है कि 17 नंबर पर है, 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब प्लस, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा बताओ जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जुड़ेंगे दोनों, तब जाकर के आपका क्या बनेगा, Cl1 माइनस बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8, ये हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इस बात को समझो कि Na पर एक पॉजिटिव है, Cl पर एक नेगेटिव है, ये और ये दोनों आपस में जब आएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। पर हमें क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तो मैं ये लेता हूँ और इधर से मैं ये बना देता हूँ। कैसे, Na इस पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर ज़्यादा है ना, 1 प्लस है इस पर, ठीक है। अब इसके पास कौन आएगा, वो क्लोरीन आएगा। कौन आएगा बेटा, क्लोरीन। ये देखो क्लोरीन आएगा। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में, यानी इस क्लोरीन को मैं ले लूँ और इधर से आप दोबारा समझो, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, इधर से मैं इसको ले लेता हूँ। ये तो हमने इसका दिखाया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संतुलित की है दोनों में। अब ये सोडियम जो है ये 1 अधिक है तो 1 लगा दिया मैंने, और ये जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में कितने, 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पर आएगा, तब क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा बेटा, Na, और ये Cl कैसा बनेगा, Cl इसके अंदर Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे बनानी है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इसी तरह से आप देखो मैग्नीशियम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2015 में आया हुआ है ये, तो अब की बार इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं मैग्नीशियम की बना देता हूँ, मैग्नीशियम की बनाता हूँ। देखो आपका ये रहा मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 2, क्योंकि मैग्नीशियम कितने नंबर पर आ रहा है, 12 नंबर पर आ रहा है, तो 12 पर आ रहा है। तो देखो मैग्नीशियम Mg 2 प्लस है इसके पास, यानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये यहाँ पे ये लिख दूँ मैं, अब 2 और 8, 2 8 लिखा है तो इस पर 2 प्लस हो गया,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, हो गया ना 12। इसी तरह से आगे मैं बना देता हूँ Cl का, यही बना देता हूँ, देखो Cl का ये सेम टू सेम 2, 8 और 7 हैं, और प्लस जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तब क्या बनेगा Cl बनेगा, और Cl पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, और यहाँ 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप ये बताओ, इस Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये होगा ऐसा, समझे, लेकिन इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl कितने चाहिए अपने को, 2 चाहिए ना, 2 Cl मैं बनाऊंगा इधर, समझे आप कैसे बनाऊंगा, देखो ये तो है मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2, एक Cl यहाँ पे बना दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, तब ये क्या हो गया Mg और Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, कितने Cl हैं ये दोनों, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। इस तरह की आपको संरचना बनानी है, इस तरह की संरचना बनानी है कि ये दोनों इस तरह से जब जुड़ेंगे तो आगे ये ऐसे बनेगा Mg और Cl2, और Mg का अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे Mg 2 प्लस है, ऐसे लिख दो, चाहे छोटा ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, तो ये आया समझ में। इसी तरह से आप ये अन्य Cl को ऐसे ब्रैकेट में दिखाना चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो चाहे, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम यानी MgCl2 का निर्माण हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, और ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का याद कर लो इनको। अब देखो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखो, चार गुणधर्म है आयनिक यौगिकों के हमारी किताब में। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, गुणधर्म क्या है आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। देखो आयनिक यौगिक के गुणधर्म नंबर 1, 2, 3 और 4। आयनिक यौगिक पक्का याद करो, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। कैसे, आप इससे याद करो, नमक का एग्जाम्पल याद रखो इसमें, ठीक है। नमक, अगर आप नमक को चाहे कितना ही गर्म कर लो, ये देखो आपके पास कोई बिकर है, चाहे लोहे का ले लो बिकर, ठीक है, इसमें आपके पास है NaCl, आप इसको कितना ही गर्म कर लो, आप इस NaCl को नहीं तोड़ सकते। अगर घर में आप गर्म करोगे, पानी में डाल दो NaCl को, गर्म कर लो, नहीं टूटेगा, पानी पूरा का पूरा उड़ जाएगा, पानी बच्चों पूरा का पूरा उड़ जाएगा। लेकिन नमक आपको वैसा का वैसा पानी के अंदर मिल जाएगा, वापस पानी उड़ जाएगा, लेकिन नमक तली में फिर से मिल जाएगा, चाहे कितना ही गर्म कर लो। क्यों? क्योंकि NaCl का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कितना होता है, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक अगर बात करें हम किसकी, NaCl की, याद रखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1074 डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन इसका क्या है, गलनांक है, और 1600 लगभग 1686 केल्विन इसका क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया, इस पर तो ये क्या होगा, ठोस से दरों में बदलेगा, ठोस से दरों में बदलना है तो 1070 केल्विन चाहिए,
और द्रव से इसको अगर भाप में बदलना है, वाष्प में, तब आपको इतना डिग्री केल्विन तापमान चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? इसी तरह से अन्य Cl के अलावा अगर आपने ले लिया लिथियम क्लोराइड LiCl यदि आपने ले लिया तो इसका गलनांक है 887 887 डिग्री केल्विन इसका गलनांक है। और LiCl यानी लिथियम क्लोराइड का क्वथनांक कितना है? 1600 केल्विन, 1600 डिग्री केल्विन। इसी तरह से आयनिक यौगिक जो आयनों से तैयार हो रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्यों लिखा मैंने? कैल्शियम की 2 प्लस होती है पावर, Cl की माइनस है, ये इधर जाएगा इधर आएगा तो क्या बन गया? CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का जो गलनांक है वो बच्चों 1045 होता है, 1045 डिग्री केल्विन। और इसका क्वथनांक कितना होता है? 1900 केल्विन। ठीक है। इसी तरह से देखो सब में Cl क्यों लगाया Cl? क्योंकि ये नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव है इधर वाला, सोडियम लिथियम कैल्शियम पॉजिटिव है। एक अलग बना के दिखाता हूँ, कैल्शियम के साथ में ऑक्साइड जोड़ दो, Ca2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा गलनांक होता है, सबसे ज्यादा 2850 डिग्री केल्विन होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है बच्चों? अगर क्वथनांक की बात करें तो 3120 डिग्री केल्विन होता है। और इसी तरह से क्लोराइड का एक और देख लो, MgCl2 ये देख लो, इसका गलनांक कितना है? 981 डिग्री केल्विन और 1681 के लगभग इसका है क्वथनांक। 1685 कर दो आप इसको, ठीक है, 1685। अब बच्चों देखो, भाप में बदलेंगे तो ज़्यादा तापमान चाहिए, तो ये ज़्यादा है क्वथनांक, ये कम है, ये इनसे इधर वाला ज़्यादा है। क्यों? कि ये तो ठोस है, सारे के सारे क्या हैं? ठोस अवस्था में है, सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है। और सॉलिड से इसमें क्या बदला? लिक्विड में। और इसमें किस में बदला? गैस में। तो गैस में बदलने के लिए तापमान क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये सारणी आपको याद रखनी है, इसमें से एक का पूछेगा, किसी का भी पूछ ले, गलनांक और क्वथनांक। तो बच्चों अब आप ये देखो, गलनांक और क्वथनांक क्या है आयनिक यौगिकों का? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। इसी सारणी से समझाता हूं मैं आपको, सारणी इसलिए तो बनाई है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, ये देखो, ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, उच्च। ये देख लो, अरे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी गर्म हो जाता है, उबल जाता है, उबल के उड़ जाता है। इनका तो 100 से पता नहीं कितना ज़्यादा है, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा है। ये देखो 28 गुना ज़्यादा है 100 से, तब जाकर के ये गर्म होंगे। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक तो क्या है? अधिक है। और आयनिक यौगिक की अगर घुलनशीलता की बात करूं मैं, घुलनशीलता देखें इसकी शीलता, तो ये सारे के सारे है ना, जैसे ये नमक है, लिथियम क्लोराइड, ये भी लवण है, ये सब लवण है, ठीक है, ये चूना है, ये सब के सब जल में तो क्या होते हैं? घुलनशील। जल में तो है क्या? घुलनशील है। लेकिन केरोसिन में, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इनमें ये अघुलनशील है।
यदि आपने नमक ले लिया और केरोसिन में डालो, कितना ही हिला लो केरोसिन को, नमक नहीं घुलेगा, नमक आपका नहीं घुलेगा। पेट्रोल में नमक डाल दो नहीं घुलेगा, और डीजल में डाल दो नहीं घुलेगा नमक, चाहे कितना ही आप हिला लो नहीं घुलेगा। नमक जल में डालो, डालते ही घुल जाएगा। तो घुलनशीलता अगर देखें आयनिक यौगिकों की, जल में घुलनशील है और पेट्रोल डीजल केरोसिन में क्या है, अघुलनशील है। ये बात याद रख लो। तो पहला पॉइंट आप ये लिख दो, पहला पॉइंट तो ये लिख दो, दूसरा पॉइंट ये लिखो गलनांक व कवथनांक बता दो, कवथनांक, और 3 नंबर बता दो घुलनशीलता, घुलनशीलता बता दो, और 1 नंबर बताओ इनकी भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है ये समझो। भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है बच्चों, नमक का कोई लड्डू है आपके पास, ठीक है, आप कट्टे के अंदर नमक लेके आए हो और नमक के डड़े बंधे हुए हैं, ढेले जिसको बोलते हैं, ढेले को ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया, ऐसे पिंचो, पिंचते ही फूट जाएगा वो, ये होता है बंगूर। क्या होता है, बंगूर। आया समझ में। मान लो अब कोई नमक है, सिंधी नमक, काला नमक है आपके पास, वो पत्थर जैसा होता है, ठीक है। अब उसको अगर आप ऐसे पकड़ के फोड़ो तो नहीं फूटता, उस पर हथौड़ा मारो, हथौड़ा मारते ही वो खिंड जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन लोहा धातु का अगर इसी तरह से आपके पास कोई बड़ा लड्डू है और उस पर आप क्या मारो, हथौड़ा मारो, तो क्या वो फूटेगा, क्या नहीं फूटेगा ना। यदि आप ईंट के ऊपर, ईंट आपके पास, उस पर हथौड़ा मारो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, भंगुर प्रकृति बोलते हैं। आया रहा समझ में, ठीक है। तो भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है, आप लिखोगे कि आयनिक यौगिक के जो आयन हैं, धन व ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस व थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब क्या है, दाब डालने पर, दाब डालने पर, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये बात आप पक्की याद रखो। घुलनशीलता आपको बता दी, गलनांक व कवथनांक भी बता दिया कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व कवथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ये बात आप लिखोगे। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, विद्युत चालकता। ये मैं बताता हूं और यहां पे लिखता हूं। आयनिक यौगिकों का 4 नंबर पॉइंट या गुण क्या है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता का मतलब क्या है, आपने एक ये पात्र ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इस पर आपने क्या लगा दिया, एक ये चालक तार से आपने इस पर एक बल्ब लगा दिया, ये देखो बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे मान लो आपने क्या लगा दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, बस, ज़्यादा लफड़ा नहीं करेंगे। अब इसमें डालो आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक डालो। आयनिक यौगिक का मतलब क्या है, नमक डाल दो आप, सिर्फ और सिर्फ नमक। अब ठोस अवस्था में जब आयनिक यौगिक है तो वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर आप बैटरी लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और एक माइनस, ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक है बच्चों। यहाँ नहीं लगाओ तो इधर लगा दो, थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ लगा दो, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस और माइनस। इस तरह से आपने क्या काम किया है,
एक बैटरी लगा दी है और बैटरी को बंद चालू करने के लिए एक कुंजी लगा दो इस तरह से। अब यहां से जब धारा आ रही है तो ये बल्ब ऑन होना चाहिए, इन दोनों तारों को टच करें तो ऑन हो जाएगा, लेकिन दूर है और ठोस नमक डाला, ठोस नमक, ठीक है, नमक डाला ठोस, तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, ये बल्ब ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें जल डाल दें, क्या डाल दें, जल, यानी नमक का जलीय विलयन बनाएं, जलीय विलयन, तब क्या होगा बच्चों, तब ये होगा विद्युत धारा का चालन हो जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो विद्युत चालकता का मतलब क्या है कि ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते, चालन नहीं करते, जबकि जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर सिंपल लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर एग्जाम में आ जाए कि आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों नहीं करते ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, तो सिर्फ उत्तर इतना लिखो, किताब से कोई मतलब नहीं, इतना उत्तर लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होगा। और जलीय विलयन में विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। जलीय विलयन में विद्युत का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आता है बच्चों, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो उच्च क्यों होता है गलनांक व क्वथनांक, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण, मजबूत अंतर आयनिक बल के कारण, ठीक है। और मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हो गए, चारों के चारों पक्के याद हो गए आपके, और रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। अब अगला टॉपिक